बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि संस्कृत साहित्य का होगा। तो विषय है आपका संस्कृत। ईयर है बीए का थर्ड ईयर यानी कि तृतीय वर्ष, और सेमेस्टर है आपका पंचम मतलब फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, स्नातक डिग्री का एक कोर्स होता है बीए का। तो बीए में अगर आप संस्कृत से बीए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तो देखिए आपको बीए पंचम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। बीए पंचम सेमेस्टर में जो प्रश्न पत्र है, आपको पहला पेपर और दूसरा पेपर, दो पेपर आपको देने हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपको वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय दर्शन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, और पेपर टू के बारे में अगर आपको बताऊं तो पेपर टू भी यहीं पर आपको दिया गया है। पेपर टू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर टू में आपको पढ़ना है पंचम सेमेस्टर में ही तृतीय वर्ष में संस्कृत विषय के अंतर्गत ही आपको द्वितीय प्रश्न पत्र भी बीए थर्ड, आपको बता दूं जब आप बीए थर्ड ईयर में होंगे यानी पंचम सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में यानी कि षष्ठ सेमेस्टर में, तो आपको प्रत्येक सेमेस्टर में चाहे पंचम की बात कीजिए चाहे षष्ठ सेमेस्टर की बात कीजिए, आपको दो पेपर देने होंगे एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो संस्कृत का जो ये पेपर है इसमें द्वितीय पेपर में आपको पढ़ना है व्याकरण और भाषा विज्ञान के बारे में। तो इसको भी हम अगले वीडियो में हम लोग उसका सिलेबस चर्चा कर लेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र यानी वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन के बारे में जानने वाले हैं। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं खास करके इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में हमारे छात्र छात्राओं को क्या लाभ मिल सकेगा, आखिरकार ये सिलेबस पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया, इसको लेकर के अधिगम उपलब्धि यहाँ पर बताई गई है कि भाई इसको सीखने से क्या उपलब्धि आपको मिलेगी। ठीक है, वो लिखा गया है। पहली बात तो वैदिक वाङ्मय एवं संस्कृत का ज्ञान आप प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात वैदिक और औपनिवेशिक जो औपनिवेश मतलब कि जो उपनिषद काल रहा है, तो उसका जो उसकी संस्कृति है, जो उपनिषद और वेद की जो संस्कृति है यानी कल्चर है, जो वैदिक कल्चर है चाहे उपनिषद वाला कल्चर है, तो उन सभी के प्रति एक प्रकार से गौरव के बारे में आप मतलब जो गौरव है खास करके उस गौरव के बारे में आप जान सकेंगे। इसके अलावा वेदोक्त संदेशों और मूल्यों के माध्यम से आचरण का उदात्तीकरण हो सकेगा। इसके अलावा आप देखिएगा उपनिषद का सामान्य परिचय आप जान सकेंगे, और उपनिषद में जो निहित उद्देश्य हैं उन उपदेशों का एक प्रकार से आपको ज्ञान होगा यानी अवबोध होगा। इसके अलावा औपनिवेशिक मतलब कि औपनिषदिक कर्म संयम भक्ति त्यागमूलक संस्कृति से आप परिचित हो सकेंगे। इसके अलावा वैदिक और औपनिषदिक संस्कृति के प्रति गौरव बोध होगा। वैदिक सूक्तों के माध्यम से विद्यार्थियों को तत्कालीन आध्यात्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय परिदृश्य का निर्दर्शन हो सकेगा। भारतीय दार्शनिक तथ्यों का समान ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। जो लोग भूलना चाहते हैं और जो लोग एक प्रकार से वामपंथी हो रहे हैं उनको भी एक प्रकार से कुछ जानकारी मिलेगी। इसके अलावा दार्शनिक तत्वों में अनिश्चित गुणार्थ बोध होगा। इसके अलावा दार्शनिक तत्वों के प्रति विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमता का विकास हो सकेगा। ठीक है, इसके अलावा दर्शन में विद्यमान नैतिक और कल्याणपरक जो तथ्य हैं उनसे आत्मोकर्ष की अभिप्रेरणा प्राप्त होगी, उससे मोटिवेशन आपको मिलेगा। भारतीय दर्शन में निहित उद्देश्यों एवं ज्ञान के आचरण में समाहित करने हेतु अभिप्रेरित हो सकेंगे। गीता ज्ञान रहस्य द्वारा सृष्टि कल्याणार्थ भाव विकसित आपके जो है अंदर हो सकेंगे। तो ये कई दृष्टियों से सिलेबस आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ना परम आवश्यक है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर इकाई दी हुई है यूनिट, पाठ्य विषय आपको यानी टॉपिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए हुए हैं कि किस यूनिट से कितने लेक्चर्स आपको देने हैं। हालांकि यहाँ पर एक प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपको कुछ चैप्टर्स की वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँ। हालांकि जो भी होगा मैं आपको यूट्यूब पर ही देने का प्रयास करूँगा, तो आप चिंता ना करिए। ठीक है, तो देखिए पार्ट वन और पार्ट टू इसमें है। अब जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें एक पेपर में यानी पहले भी दो दो पेपर होते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में दो पेपर होते हैं, तो उनके लिए आप मान सकते हो पार्ट वन पार्ट टू करके एक पार्ट वन को एक पेपर बना दिया, पार्ट टू को दो पेपर बना दिया, तो इस प्रकार से हो सकता है चार पेपर। हालांकि वो भी अभी दो ही पेपर करवाएंगे हर विश्वविद्यालय में। देखिए प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट, यानी प्रथम पार्ट में आपको चार इकाई पढ़ना है, फिर द्वितीय भाग में आपको चार इकाई पढ़ना है। ठीक है, पेपर एक ही में समाहित होकर के होगा। पहली इकाई में आपको पढ़ना है वैदिक वाङ्मय का, आपको सामान्य परिचय जान लेना है। अब वैदिक वाङ्मय में आपका क्या क्या पढ़ना है, एक तो संहिता पढ़ लेनी है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में जान लेना है, आरण्यक के बारे में आपको पढ़ना है, उपनिषद बहुत सारे उनके बारे में, और वेदांग है 6 उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है,
तो वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात संहिता, ठीक है, बहुत सारी संहिताएं हैं उनके बारे में, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, कई सारे उपनिषद हैं, वेदांग हैं, तो इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक प्रकार से वेद को ही समझने और पढ़ने के लिए ही रचे गए हैं। ठीक है, वेदांगों की रचना खास करके 6 वेदांग इसीलिए बने ताकि वेदों को अच्छे तरीके से हम समझ सकें। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में दूसरी इकाई में आपको ऋग्वेद संहिता के बारे में जानना है। ऋग्वेद संहिता में आप देखते हैं अग्नि सूत्र के बारे में आपको पढ़ना है, विष्णु सूक्त के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, पुरुष सूक्त के बारे में, और हिरण्यगर्भ सूत्र और वाक सूक्त, ये 5 सूक्त हैं। इन सूक्तों के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी इकाई में आपको यजुर्वेद संहिता के बारे में जानना है, शिव संकल्प सूक्त जो है उसके बारे में पढ़ना है। अथर्ववेद संहिता में आपको पृथ्वी सूक्त के बारे में खास करके 1 मंत्र से लेकर के 12 मंत्र तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा सामंजस्य सूत्र जो है उस सूक्त के बारे में जानना है। तो ये सब सूक्त जो है अथर्ववेद संहिता से, यजुर्वेद संहिता से, ठीक है, ऋग्वेद संहिता से, तो आप देखिएगा चारों मतलब कि जो वेद हैं उन सभी से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद है और एक प्रकार से यजुर्वेद है और अथर्ववेद, तो इन सभी संहिता से आपको देखना है जो सूक्त हमने बताए। इसके अलावा चौथी इकाई में आपको पढ़ना है ईशावास्योपनिषद। ठीक है, और व्याख्या और समीक्षात्मक प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे इस ईशावास्योपनिषद से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा द्वितीय भाग में आपको 4 इकाई पढ़नी है, सेकंड वाली। देखिए 5वीं इकाई में आपको क्या पढ़ना है भाई, 5वीं इकाई में आपको भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय के परिचय जान लेना है कि भाई भारतीय दर्शन में जो दर्शन है खास करके उन दर्शनों के बारे में, भारतीय जो एक प्रकार से विचार हैं खास करके, तो उन विचारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दर्शन का क्या अर्थ होता है और दर्शन का क्या महत्व है जीवन में भी, और एक प्रकार से आम जीवन में, और एक प्रकार साहित्यिक जीवन में या एक दार्शनिक जीवन में क्या महत्व है दर्शन का। ठीक है, इसके अलावा नास्तिक दर्शन के बारे में जानेंगे। नास्तिक दर्शन में भारत में खास करके चारवाक दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया और बौद्ध दर्शन, यानी बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, ये सभी नास्तिक दर्शन है, मतलब ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते हैं। आस्तिक दर्शन में न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। ठीक है, ये सब एक प्रकार से आपके जानना है, तो मैं विस्तार से आपको इन सभी दर्शन के बारे में आपको समझा दूंगा कि आखिरकार ये दर्शन है क्या। अच्छा, जब आप इन सभी को पढ़ लेंगे तो आपको एक प्रकार से लगेगा कि भाई भारत एक प्रकार से वह ऐसे ही नहीं कहा जाता विश्वगुरु, वो था विश्वगुरु। आप इन दर्शनों के बारे में, इन विचारों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं विचारों से आप देखिएगा कि जितना विश्व के विचार हैं कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर है इन्हीं विचारों से। तो यहाँ से आपसे परिचय मतलब कि परिचयात्मक प्रश्न पूछेंगे एक प्रकार से। ठीक है, समीक्षात्मक प्रश्न नहीं पूछेगा, कुछ परिचय कि भाई न्याय दर्शन क्या है, आस्तिक दर्शन क्या है, वैशेषिक दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, इन सभी के बारे में। ठीक है, छठी इकाई में आपको किसके बारे में पढ़ना है भाई, छठी इकाई में आपको पढ़ना है श्रीमद् भगवत गीता। आपको बता दो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हर व्यक्ति को चाहे वो एक प्रकार से हिंदू धर्म का हो या ना हो उसको पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, सबको एक प्रकार से अगर उनको अपने जीवन में एक प्रकार से किसी प्रकार के जो प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि उसका निवारण कैसे किया जाए, उसका उत्तर कहाँ खोजे, तो एक पुस्तक मात्र है गीता। अगर आपने उसका गहन तरीके से अध्ययन कर लिया, निश्चित तौर पर एक प्रकार से बहुत बढ़िया आपको लगेगा। पढ़िए एक बार, आप आस्था के साथ पढ़िए, आप विश्वास के साथ पढ़िए, निश्चित तौर पर आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको गीता में मिल जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़िए, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय विभूति धुर्वा नीति मतिर्महा। ठीक है, आप पढ़िए कभी गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता का 2वां अध्याय आपको पढ़ लेना है। यहाँ से इस अध्याय से जो एक प्रकार से कुछ श्लोक होंगे उनकी व्याख्या आपको पढ़नी है और समीक्षात्मक प्रश्न भी यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 7वीं इकाई में आपको तर्क संग्रह के बारे में जानना है। आरंभ से प्रत्यक्ष खंड प्रयत्न तक आपको पढ़ना है, मतलब आरंभ से लेकर के प्रत्यक्ष खंड तक आपको तर्क संग्रह के बारे में जानना है। इसके अलावा तर्क संग्रह भी ही पढ़ना है आपको, खास करके अनुमान जो खंड है वहाँ से लेकर के समाप्ति प्रयत्न तक आपको पढ़ लेना है। तो ये तर्क संग्रह के बारे में आपको जानना है। इस प्रकार से 2 इकाई जो लास्ट की है 7 और 8 ये तर्क संग्रह से रिलेटेड है। यहाँ पर तर्क संग्रह के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन पर वीडियो में मॉडल पेपर आपको जरूर बनाने का प्रयास करूँगा विस्तार से। अच्छा, हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग एग्जाम में वही प्रश्न आते, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। बाकी मैं और भी प्रयास करूँगा चीज़ों को देने का। हालाँकि आप देखिएगा
तो आप जैसे संस्कृत का अगर तमाम सारे ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों को अगर आप पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम है, आप विस्तार से संस्कृत के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये सब ग्रंथ ले सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एक प्रकार से इन सभी ग्रंथों से सिलेबस को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई शिवासोपनिषद, डॉक्टर शिव प्रसाद द्विवेदी का चौखंबा वाराणसी से एक प्रकार से प्रकाशन होता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशन हुआ ईस्यो वो मतलब ईसावास्य उपनिषद का, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऋग्वेद संहिता राम गोविंद त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया है। चौखंबा विद्या भवन से प्रकाशन हुआ, वाराणसी में है। तो इन सभी को आप खरीद सकते हैं। तो आप इन अगर विस्तार से जानना चाहते हैं खूब ज़्यादा, तो आप इन सभी पुस्तकों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये सब पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप इन पुस्तकों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कई सारी पुस्तकें हैं, हालांकि एक प्रकार से और पुस्तकें जो होंगी या इसकी पुस्तक जो होगी वो विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्रकार से, या विश्वविद्यालय कुछ जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग बनाएंगे, जो आपके सिलेबस में शामिल है उसको लोग लेकर के। तो मैं पुस्तक आपको जो है सजेस्ट कर दूंगा, तो आप लोग पुस्तक ले लीजिएगा। हालांकि पुस्तक आपके मार्केट में आ जाएगी, आप लोग पता करते रहिएगा, तो आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, अगर आप विस्तार से एकदम से जानना चाहते हो तो पुस्तक भी आपको विस्तार से मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आपको और डीप पढ़ना है, संस्कृत से एमए करना चाहते हैं, संस्कृत में पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इन सभी ग्रंथों को खरीद डालिए। ठीक है, आप अगर पीएचडी अभी से करना चाहते हैं तो आप इन सभी ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि ये सारे ग्रंथ जो हैं कहीं ना कहीं पे आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। और आप छोड़ दीजिए कंपटीशन की तैयारी, कोई कंपटीशन नहीं। अगर आप विधिवत जानकारी ही लेना चाहते हो तो आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। ज़्यादा पुस्तकें नहीं है ये जो आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना ही पढ़ने का मन बना लिया तो ये सब पुस्तकें कुछ नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप कहें तो मैं अगला भी सिलेबस इसी में बता दूं। चलिए, ये भी सिलेबस हम लोग जान ले रहे हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन चलिए अब सेकंड वीडियो में ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब मिक्स हो जाएगा एक ही वीडियो में, तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।